गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम एडवोकेट सतीश बिरला है। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो क्रिमिनल ट्रायल में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस कहलाता है। ये इतनी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है लेकिन हमारे ट्रायल में जनरली इसको इग्नोर कर दिया जाता है और फॉर्मेलिटी के तौर पर इसको देखा जाता है। इसमें जो लॉ है आज हम उस पर बात करेंगे। चार्ज फ्रेम क्या होता है इस पर बात करेंगे। इसके जो लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट के उस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद में एक चार्जशीट मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल करती है। मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट आने के बाद में मजिस्ट्रेट साहब उस पर कॉग्निजेंस लेते हैं। कॉग्निजेंस लेने का मतलब है कि उस पर अपना माइंड, जुडिशल माइंड अप्लाई करते हैं। उसमें देखते हैं कि जो ऑफेंस अलेज कर रखे हैं पुलिस ने वो अप टू 7 ईयर्स पनिशेबल हैं या उससे ज़्यादा पनिशेबल हैं। अगर वो 7 साल से ज़्यादा के पनिशेबल हैं तो फाइल को मजिस्ट्रेट साहब सेशन कोर्ट में कमिट कर देते हैं, यानी कि उस फाइल को अपने पास नहीं रखेंगे। वो सेशन ट्रायबल केस होता है, यानी कि ट्रायल उसका सेशन कोर्ट में चलेगा। अगर वो 7 साल से कम का पनिशेबल ऑफेंस है तो मजिस्ट्रेट साहब उस फाइल को अपने पास रखते हैं। अब फाइल चाहे मजिस्ट्रेट कोर्ट में है चाहे वो सेशन कोर्ट में है, नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है जो अक्यूज्ड है। अच्छा, इससे पहले कॉपी जो होती है मजिस्ट्रेट साहब कमिटल से पहले कॉपी सप्लाई करते हैं दोनों केसेस में। चाहे वो खुद चार्ज फ्रेम करें चाहे वो सेशन कोर्ट में कमिट करें, कॉपी सप्लाई की जाती है। पहले सेक्शन 207 सीआरपीसी का हुआ करता था, अभी वो सेक्शन 230 बीएनएसएस का हो गया है। इसमें मैंने बताया था कि अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पुलिस ने इंक्लूड नहीं किया है, मटेरियल एविडेंस था लेकिन पुलिस ने इंक्लूड नहीं किया है, तो अक्यूज्ड उसके लिए अपनी जो है कंटेंशन रेज नहीं कर सकते, लेकिन कंप्लेनेंट विक्टिम कर सकते हैं प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके इस स्टेज पे। जब कॉपी अक्यूज्ड को सप्लाई कर दी जाती है चार्जशीट की, उसके बाद में अक्यूज्ड के पास में टाइम होता है कि वो उसको पढ़े और देखे। अगर उसके अगेंस्ट में सफिशेंट एविडेंस लगता है कि नहीं है तो वहाँ पे वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अलग अलग प्रोविजंस में लगती है मजिस्ट्रेट के पास में, और सेशन कोर्ट में अलग प्रोविजंस में लगती है। मजिस्ट्रेट के पास में दो अलग अलग प्रोविजंस होते हैं। अगर कंप्लेन केस है, यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट से इंस्टीट्यूट हुआ है केस, तो उसमें अलग प्रोविजंस में डिस्चार्ज मांगा जाएगा। और अगर वो पुलिस कंप्लेन पे केस हुआ है तो उसमें अलग प्रोविजंस में डिस्चार्ज मांगा जाएगा। ये जनरली एडवोकेट्स को देखना होता है कि कौन से प्रोविजन में डिस्चार्ज हमें फाइल करना है। सेशन कोर्ट में 227 हुआ करता था सीआरपीसी का, जो अभी फिलहाल में 250 और 251, 250 डिस्चार्ज के लिए है, 251 आपका जो है चार्ज फ्रेम के लिए है। और इसी तरह से जो आपके मजिस्ट्रेट कोर्ट है, अगर वो आपके पुलिस रिपोर्ट पे अगर वो चार्ज फ्रेम कर रहे हैं तो पहले 239 हुआ करता था, 240 हुआ करता था। आज की डेट में वो 260 और 261 आई थिंक बीएनएसएस का है। देख लीजिएगा, एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। चार्ज फ्रेम अब क्या किया जाता है एक्चुअल में। चार्ज फ्रेम में अक्यूज्ड का नाम पता मजिस्ट्रेट साहब अपनी हैंड राइटिंग में, मतलब या तो डिक्टेट करके कंप्यूटर से लिखवाएंगे, लेकिन अपने कॉग्निजेंस में लेके लिखवाते हैं। उसमें अक्यूज्ड का नाम लिखा जाता है, पता लिखा जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके खिलाफ में पुलिस को ये सबूत मिला है, आपके खिलाफ में ये एलिगेशन लगी थी और मेरे कॉग्निजेंस में है कि आपने ये ऑफेंस कमिट किया है, क्या आप इसे एडमिट करते हैं। अगर अक्यूज्ड कहता है कि मैं इसे एडमिट करता हूं तो उसे प्लीड गिल्टी बोला जाता है, उसे वहीं पे सज़ा सुना दी जाती है। और अगर अक्यूज्ड कहता है कि मैंने ये काम नहीं किया, मेरे ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया पुलिस ने, तो फिर मजिस्ट्रेट साहब कहते हैं ठीक है, हम जितने इसमें एविडेंस हैं उनको बुलाते हैं, जितने गवाह हैं। इस चीज़ को नोट डाउन किया जाता है। सारी चीज़ को क्या नोट डाउन किया जाता है? अक्यूज्ड का नाम, पता, एज, जो एलिगेशंस लगी हैं वो, और जो डेट के साथ में, तारीख के साथ में प्रॉपर एलिगेशंस मजिस्ट्रेट साहब लिखते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कौन कौन से जो है आपको कौन कौन से ऑफेंस आपके खिलाफ में बनते हैं चार्जशीट के बेसिस पे। और उसमें जितने भी अलग अलग सेक्शंस हैं उनके अलग अलग फैक्ट्स लिख के, अलग अलग एलिगेशंस लिख के अलग अलग जो है चार्ज फ्रेम किया जाता है। ऐसा नहीं है एक कहानी लिख दी उसी में सारे कर दिए। हर ऑफेंस को अलग से चार्ज फ्रेम जो है किया जाता है मजिस्ट्रेट के द्वारा भी और सेशन जज के द्वारा भी। इसमें आपके जो काउंसिल होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं अक्यूज्ड के, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है।
वो चार्जशीट को स्क्रूटनाइज करें, अच्छी तरह से पढ़ें उसको, उसमें देखें कि जो पुलिस ने जो एलिगेशंस लगा रखी हैं क्या वो सफिशिएंट हैं, क्या वो बनती भी हैं या नहीं बनती हैं, जो एविडेंस है क्या वो सफिशिएंट है, उसमें वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन अक्यूज्ड के लिए लगा सकते हैं। अगर डिस्चार्ज भी नहीं बनता है तो जो सिवियरिटी ऑफ ऑफेंस है, जो ज़्यादा पुलिस ने बना रखे हैं, उसको कम करा सकते हैं अच्छी आर्ग्यूमेंट्स करके। चार्ज फ्रेम अगर कम हो जाता है तो आगे जाके बेल लेने में बहुत आसानी हो जाती है। चार्ज अगर सिवियर ऑफेंसेस में अगर फ्रेम हो रहा है तो बेल लेने में दिक्कत होती है। तो चार्ज फ्रेम की जो स्टेज होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, इसको लाइटली बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और चार्ज फ्रेम में जो है एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस प्रफुल्ल सिंह। ईयर मेरे को देखना पड़ेगा कौन सा है, गूगल करेंगे आपको जजमेंट मिल जाएगा। उसमें बोला है कि ग्रेव सस्पिशन अगर है मजिस्ट्रेट साहब को या सेशन साहब को कि इसमें ये ऑफेंस जो है इसने किया होगा, तो वहाँ पे चार्ज फ्रेम कर दिया जाता है। दूसरा इसका टेस्ट होता है कि जो पुलिस की जो स्टोरी है, पुलिस का जो एविडेंस है, अगर उसको एज इट इज रखा जाए विदाउट रिबटल्स फ्रॉम दी अक्यूज साइड, यानी कि एज इट इज इसे हम माने और उसके बेसिस पे जो कन्विक्शन है वो बनता है या नहीं बनता है, या जो जो एलिगेशंस लगी हैं वो प्रूव हो पा रही हैं नहीं हो पा रही हैं ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस इन द चार्जशीट। अगर ऐसा लग रहा है मजिस्ट्रेट साहब को या सेशन साहब को कि हाँ इनके बेसिस पे कन्विक्शन बन सकता है या बन रहा है, तो उस केस में चार्ज फ्रेम होना ही होना है। अगर दूसरी स्टेज ये है कि उसमें लग रहा है कि चार्ज फ्रेम जो एविडेंस है उसके बेसिस पे कल को अगर एज इट इज इसको हम लेते हैं विदाउट रीबटल और एज इट इज मान के भी कन्विक्शन कल को पॉसिबल नहीं है, यानी कि सफिशिएंट एविडेंस नहीं है, तो उस केस में डिस्चार्ज जो है 100% मजिस्ट्रेट साहब को भी और सेशन साहब को भी करना होता है। तो टेस्ट जो है मैं एक बार दोबारा रिफ्रेज कर देता हूँ, शायद पहले क्लियर नहीं हुआ। अगर जो चार्जशीट में एविडेंस है दैट इज itself sufficient without rebut from the accused for conviction, then the charge will be framed. And if the evidence in the charge sheet is not sufficient for conviction without rebuttal from the accused, then charge will never be framed. तो चार्ज फ्रेम सिर्फ ये नहीं है कि डिस्चार्ज कराना है। अगर चार्ज फ्रेम में आप सिवियर ऑफेंस को लो सिवियरिटी के ऑफेंस में भी कन्वर्ट करवा पाते हैं, तो ये आपके काउंसिल, ये आपके अक्यूज्ड जो आपकी पार्टी है उसके लिए बहुत बड़ी जीत होती है इसी स्टेज पे। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जो है झूठ सच बोल के या उसने अगर किया है तो फिर भी उसे गलत बचा रहे हैं। जो एडवोकेट होते हैं उनके जो है दो प्रिंसिपल्स उन्हें सिखाए जाते हैं कॉलेज में, हमें तो सिखाए गए थे कि जो अक्यूज्ड है, एक तो हमें उसके लिए ये इंश्योर करना है कि उसको फेयर ट्रायल मिले, यानी कि जो कानून ने प्रोसीजर प्रिस्क्राइब कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग उसको जो है जो आरोप लगे हैं वो प्रूव हों उसके अगेंस्ट। और दूसरा, जितना उसने ऑफेंस किया है उतनी ही उसको सजा मिले, उससे ज़्यादा उसको सजा ना मिले। तो ये दो प्रिंसिपल्स है जो हर एडवोकेट को जो है इंश्योर करने होते हैं अपने काउंसिल के लिए। उसने किया है नहीं किया है ये बात की बात होती है, लेकिन फाइल के हिसाब से उसने किया है नहीं किया है ये एक एडवोकेट को देखना होता है। तो थैंक यू सो मच। चार्ज फ्रेम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज एंड एवरी काउंसिल शुड गिव its due importance to charge frame. Thank you.